Okay, students, Assalamu alaikum. Well, I hope you all are good. So, we are today going to start the new chapter, lesson number 2. इस चैप्टर का टाइटल है क्लियरिंग इन द स्काई. राइटर है जेस स्टॉर्ट और इस चैप्टर में हम पहले की तरह टाइटल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और स्टोरी की तरफ मूव करेंगे. राइट, हम इसकी रीडिंग करेंगे, मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे. So this would be our agenda for the story. टाइटल से स्टार्ट करते हैं. टाइटल है हमारे पास क्लियरिंग इन द स्काई. अब स्काई से पता चल रहा है, ये स्काई का जो वर्ड यूज है ये एक्चुअली हाइट की वजह से यूज होता है. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हमने कंसिडर करना कि क्लियरिंग जो है वो स्काई में होगी, नॉट एट ऑल. बट यू कैन से कि वो इतनी ज्यादा हाइट पर थी कि राइटर ने उसको स्काई के मेटाफोर के लिए यूज किया है. राइट, स्काई को उस हाइट के लिए मेटाफोर यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एट द टॉप ऑफ द हिल. राइट, तो वो जब भी एक हिल के बिल्कुल टॉप होगी तो वो हाइट में बहुत ज्यादा ऊंचाई और बुलंदी पे बनता है. तो इसलिए राइटर ने उसके लिए स्काई का वर्ड यूज किया है. जैसे हम कहते हैं ना स्काई हाई या फिर टचिंग द स्काई, तो वो एक्चुअली चीजें स्काई को टच तो नहीं कर रही होती लेकिन वो बहुत ज्यादा हाइट पे होती है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे बुलंदी पर होती है. इस वजह से हम उनके लिए स्काई का वर्ड यूज करते हैं. तो यहाँ पर भी हमने जो बात में डिस्कस करनी है, द स्टोरी इज अबाउट अ क्लियरिंग इन द स्काई. क्लियरिंग होती क्या है? क्लियरिंग इज बेसिकली a land in woods that is deprived of trees. कोई भी ऐसा लैंड जो जंगल में होता है, फॉरेस्ट में होता है, वुड में होता है, जहां पर ट्रीज नहीं होते. तो अब इसके डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं. या तो उन ट्रीज को डेलिबरेटली कट कर दिया होता है या फिर वहां पर ट्रीज होते ही नहीं है. तो अगर ट्रीज नहीं है इसका मतलब कि लैंड जो था वो बैरन लैंड था, और अगर ट्रीज को कट कर दिया गया इसका ये मतलब है कि वहां पर क्लियरिंग खुद की गई है. तो क्लियरिंग जो है वो नेचुरल भी हो सकती है और वो मैन मेड भी हो सकती है. जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वो एरिया क्लियर हो जाता है ना. तो क्लियर को बेसिकली हम इसके वर्डली मीनिंग्स में ही लेते हैं. जैसे कुछ भी क्लियर करना, टू क्लियर अप समथिंग. तो क्लियरिंग वाला जो लैंड होता है या कोई ऐसा लैंड जिसको हम क्लियरिंग कह रहे हैं, उस लैंड पे एक्चुअली वी हैव कट ऑल द ट्रीज डाउन. राइट, या फिर वहां पर कोई ट्रीज होते ही नहीं है. दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो नेचुरली कोई ट्रीज नहीं थे, अगर थे तो हमने ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उनको कट डाउन कर दिया है और उसकी कोई भी रीजन हो सकती है. तो हमने बात करनी है इस चैप्टर में एक क्लियरिंग पर, और जो क्लियरिंग है वो एक्चुअली दैट इज इन द स्काई, और यू कैन से इन द ऑन द टॉप ऑफ अ हिल. राइट, तो वो जब टॉप ऑफ द हिल की बात आ रही है यहाँ पर, इसका मतलब कि वो बहुत बुलंदी पर है, ऊंचाई पर है. तो इसलिए ऑथर ने उसके लिए स्काई का मेटाफोर यूज किया है कि जैसे कोई क्लियरिंग है, जो कोई क्लियर्ड लैंड है और वो स्काई पर है, इसका मतलब कि वो स्काई हाई लैंड है. राइट, तो हम हाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द स्टोरी. पहले हम टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं, मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन. तो हम क्लियरिंग का वर्ड डिस्कस कर लेते हैं. क्लियरिंग के वर्ड में हमने देखा कि जो लैंड है किसी भी वुड्स में या फिर फॉरेस्ट में या फिर सिटीज होती है, एग्जांपल्स होते हैं फॉरेस्ट की, लाइक अमेज़न फॉरेस्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो वो वहां पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं. वहां पर बिल्कुल भी कोई, इवन के अमेज़न फॉरेस्ट में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है, एंड इवन नोबडी कैन लैंड ऑन दैट फॉरेस्ट. ठीक है, तो इसी वजह से उनको वर्जिन लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कोई उन फॉरेस्ट पर उतर नहीं सका, वहां पर बहुत ज्यादा मार्शी एरियाज होते हैं. तो जो फॉरेस्ट होते हैं दे आर फुल ऑफ ट्रीज, लेकिन जो क्लियरिंग होती है वो क्या होती है,
किसी फॉरेस्ट में अगर कोई लैंड, कोई एरिया क्लियर कर दिया गया है, कोई पीस ऑफ लैंड क्लियर कर दिया गया है, किस चीज से क्लियर? क्लियर ऑफ ट्रीज, वहां से ट्रीज को हटा दिया गया है, वहां से जो वाइल्ड प्लांट्स थे, वाइल्ड बुशेस थी, उनको हटा दिया गया, तो उसको हम क्लियर बोलते हैं। अगर आप लोग कभी कॉमनली वर्ड यूज करें क्लियर, तो हम उसको भी इसी सेंस में लेते हैं ना, क्लियर अप द टेबल फॉर एग्जाम्पल, तो क्लियर अप द मेस फ्रॉम योर रूम। तो ये दोनों ये दोनों बातें किस सेंस में आती हैं? अगर आपसे कहा जाए क्लियर अप द टेबल, इसका ये मतलब होता है कि टेबल पे जो भी चीजें पड़ी हुई है इनको हटा लिया जाए, राइट? और इसी तरह व्हेन यू आर आस्क्ड टू क्लियर अप द मेस फ्रॉम योर रूम, इसका मतलब होता है कि आपने कमरे में जो भी चीजें बखेरी हुई हैं उनको वहां से समेट लें, उठा लें, कमरे को साफ कर दें। तो इसी तरह जब हम क्लियरिंग की बात करते हैं, इन सम वर्ड्स क्लियर एरिया, क्लियर्ड पीस ऑफ लैंड इन सब वर्ड्स, तो उसको भी हम किस सेंस में लेते हैं? हम उसको इसी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि वो कोई एरिया है, कोई पीस ऑफ लैंड है, और वहां से ट्रीज को कट कर दिया गया, या फिर वहां पर ओरिजिनली ट्रीज थे ही नहीं। कमिंग टुवर्ड्स कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में दो ही। एक जेस है जो हमारा ऑथर भी है, राइटर भी है। इस चैप्टर का राइटर कौन है, स्टोरी का राइटर कौन है? जेस स्टॉर्क। वही इसमें कैरेक्टर का रोल भी प्ले कर रहा है, और उसकी कन्वर्सेशन है और उसका ट्रैवल है उसके फादर के साथ। जो ओल्ड मैन है वो है उसके फादर, एंड ही इज अबाउट 70 years. He is about 70 years old. तो इन दोनों की यहाँ पर कन्वर्सेशन होगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग dialogue में whenever you are going through the discussion, the conversation among two people, तो हम इसको डायलॉग कहते हैं, राइट? अगर दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो वो डिस्कशन हो जाएगी, या फिर लेकिन जब भी ज्यादा, जब आपके पास दो कैरेक्टर्स होंगे और उनकी कन्वर्सेशन को आप देख रहे होंगे तो हम उसको डायलॉग कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, जेस एंड ओल्ड मैन। हम यहाँ पर इनका ट्रैवल देखेंगे, ये लोग वॉक करके किसी एक एरिया पे जा रहे हैं, एक डेस्टिनेशन डिसाइड की है जिसको जा रहे हैं, वो डेस्टिनेशन क्या है? क्लियरिंग है, दैट वाज मेड बाय द फादर इन द ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, राइट? एक क्लियरिंग थी जो जो किस तरह अचीव की गई थी? फादर की एफर्ट से। 30 इयर्स की एफर्ट्स वहां पर इन्वेस्ट हुई थी जेस के फादर की, और उसके बाद वो लैंड जो था वो उसको वैसा बनाया गया था जिस तरह से उसके फादर बनाना चाहते थे। तो हम क्या देखेंगे? हम उनका ट्रैवल देखेंगे, उनकी वॉक देखेंगे टू दैट क्लियरिंग। वो उस जगह पर जाते हैं, रास्ते में उनकी जो भी कन्वर्सेशन होगी हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, तो वो डायलॉग है। हम इस स्टोरी में डायलॉग देखेंगे और उनकी वॉक देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उनके एक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है? तो मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज करेज, कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन। ये 3 वर्ड्स हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख लेना है, और जब भी आपके पेपर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए, आपने इन तीनों वर्ड्स को वहां पर जरूर मेंशन करना है। करेज, कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन। करेज मींस ब्रेवरी, कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन जो है ये दोनों तकरीबन सिनोनिमस वर्ड्स हैं, और इन दोनों का मतलब यही होता है कि जो भी आप इरादा कर लें, आप उसके उस पर स्टेडफास्ट रहें, राइट? स्टेडफास्टनेस। आपने जो भी प्लान किया है आप उसको चेंज ना करें, चाहे जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, आप उसको फॉलो करें। Okay, let's come up towards reading and meaning. Clearing in the sky. तो हमने टाइटल में भी डिस्कस किया था, एक दफा फिर बता देती हूँ कि क्लियरिंग क्या होती है।
क्लियरिंग होती है कोई भी क्लियर्ड पीस ऑफ लैंड, कोई भी साफ किया हुआ पीस ऑफ लैंड। कहाँ पर? इन वुड्स, फॉरेस्ट और जंगल, राइट। और वो लैंड कैसा होता है? द लैंड इज डिप्राइव्ड ऑफ ट्रीज, वाइल्ड प्लांट्स, बुशेस, राइट। ये सारी जो चीजें होती हैं जो वाइल्डली ग्रो करती हैं, वो लैंड इन सब चीजों से क्लियर्ड अप होता है। अब क्लियरिंग टू टाइप्स की हो सकती है, डेलिबरेटली क्लियर्ड अप लैंड भी हो सकता है और नेचुरली क्लियर्ड अप लैंड भी हो सकता है। डेलिबरेटली क्लियर्ड अप लैंड कैसा होता है? जैसे हम इस केस में बात करेंगे ना, कि जिसके फादर ने उस लैंड को खुद क्लियर किया था, वहां पर कल्टीवेशन की थी, तो ये होता है डेलिबरेटली क्लियर्ड अप लैंड। जिसको खुद साफ किया गया हो, किस चीज से? ट्रीज से, वाइल्ड प्लांट्स से, बुशेस से, राइट, उसको खुद क्लियर किया गया हो और फिर उसकी कल्टीवेशन की गई हो। और नेचुरल क्लियरिंग कौन सी होती है? जहां पर खुद ही से कोई प्लांट्स, कोई ट्रीज ग्रो ना करते हो, वो बैरन लैंड के केसेस में होता है, राइट। अगर बैरन लैंड है, इसका मतलब कि वहां पर नेचुरली भी कोई चीज ग्रो नहीं करती, वाइल्ड प्लांट्स भी ग्रो नहीं करते। तो हम जिस क्लियरिंग की बात करेंगे, इसके लिए राइटर ने मेंशन की है लोकेशन, क्लियरिंग इन द स्काई। इन द स्काई एक्चुअली मींस दैट द क्लियरिंग वाज ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन, राइट। वो माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर थी, इस वजह से, उसकी हाइट की वजह से, उसकी बुलंदी और ऊंचाई की वजह से राइटर ने उसकी जो प्लेस है उसको स्काई मेंशन किया कि वो इतनी ज्यादा बुलंदी पर थी जैसे कि वो आसमान पर हो। क्योंकि अगर कोई वहां से खड़ा होता तो इट सीम्स एज इफ द पर्सन इज टचिंग द स्काई। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। This is the wages, said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. Pointing का मतलब होता है डायरेक्टिंग टुवर्ड समथिंग, जैसे हम इशारा कर रहे होते हैं ना किसी चीज की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ। तो पॉइंटिंग का जो एक्शन है, जो फादर ने परफॉर्म किया, इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है कि जो डायरेक्टर की स्टेज पर है वो फादर है, ठीक है। फादर डोमिनेटिंग है, वो अपने सन को कहीं पर लेकर आ रहे हैं, तो वो जिसकी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, जिसकी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, वो एक्चुअली किसकी चॉइस की है? वो उसके जिसके फादर की चॉइस की है, क्योंकि फादर ही उसको डायरेक्ट कर रहा है कि हमने कहाँ पर जाना है, हमने किस तरफ जाना है। केन क्या होती है? केन होती है वॉकिंग स्टिक। तो फादर क्या कर रहे हैं? पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। वैली क्या होती है? लैंड बिटवीन टू हिल्स। तो फादर क्या कर रहे हैं? फादर इज पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, कि जो वैली है उसके अक्रॉस जो पॉइंट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि हमने इस तरफ जाना है। I want to show you something you have not seen for many years. अच्छा, अब फादर क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो तुमने बहुत सालों से नहीं देखा। इसका मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि उसने जिंदगी में कभी ना देखा, उसने देखा होगा डेफिनेटली अपनी लाइफ में कभी ना कभी, लेकिन काफी टाइम से देखा नहीं होगा। Isn't it too hot for you to do much walking? I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. अब जेस क्या रिप्लाई करें? ये नेक्स्ट डायलॉग जो है ये जेस का है। Isn't it too hot for you to do much walking? अब वो उसके लिए कंसर्न शो कर रहे हैं, राइट? ये काफी हॉट वेदर है, you must not walk with it. He means humming or biting. यूज करें या सिंगिंग का वर्ड जो है वो आप
हम उसके लिए भी stinging का वर्ड यूज कर लेते हैं. Stinging means harming or bite. So what the streams of sweat? Streams of sweat means that the weather was too hot to be bearable, right? और इतनी गर्मी में it's natural to face sweat, right? तो वो sweat की intensity जो थी उसको यहाँ पर describe किया जा रहा है streams of sweat से. और to keep them from stinging my eyes. To keep them means to avoid them from harming my eyes. I didn't want to go with them. Sorry, with him. अच्छा, अब वो ना अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करे कि वो अपने फादर के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था और उसकी कुछ रीजंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर बहुत गर्मी थी और जो फादर थे वो he is taking a uphill path, right? तो वो जो इतना डिफिकल्ट पाथ ले रहे हैं उसकी वजह से भी वो अवॉइड कर रहा है अपने फादर को कंपनी करने में, अपने फादर को कंपनी देने में towards the destination. वो जो भी डेस्टिनेशन उसके फादर ने डिसाइड की हुई है वहां तक जाने के लिए वो अवॉइड कर रहे हैं, वो नहीं जाना चाहता. I had just finished walking a half mile uphill from my home to this. अब वो क्या कह रहे हैं कि वो हाफ माइल ऑलरेडी वॉक कर चुके हैं. uphill means upward. जो अपवर्ड मूवमेंट होती है ना बहुत स्लाइट और अपवर्ड मूवमेंट होती है, हम उसको अपहिल मूवमेंट कहते हैं. तो अपहिल मूवमेंट में डेफिनेटली उसको काफी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ी थी. दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग टायर्ड. वो अपने घर से अपनी जो प्लेस था ऑफ लिविंग वहां से अपने पेरेंट्स के घर तक आया था वॉक करके हाफ माइल और वो भी अपहिल डायरेक्शन में. इस वजह से ही वाज ऑलरेडी फीलिंग टायर्ड. तो वो अपने फादर को कंपनी नहीं करना चाहता था towards his destination. अब वो destination चाहे कोई भी हो सकती. I had carried a basket of dishes to mom. अब next क्या प्रॉब्लम थी कि उसने जब वो एक uphill movement के साथ uphill pathway के साथ आया था अपने पेरेंट्स के घर पे तो उसने बास्केट भी कैरी की हुई थी जिसमें कुछ क्रॉकरी थी, कुछ डिशेस थी जो अपनी मॉम के लिए लेके आया था. उसके अलावा क्या प्रॉब्लम थी? There were 2 slips in the road and I couldn't drive my car. Slips means slipping surface. जो बहुत steep areas होते हैं, जैसे अगर आप भी कभी northern areas की तरफ गए हो तो वहां पर आप ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ एरियाज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं, राइट? वहां पर आपको ड्राइविंग के दौरान भी बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है और कुछ एरियाज इस तरह के भी होते हैं कि वहां पर हमारी व्हीकल्स जा भी नहीं सकती. तो कुछ ऐसा ही एरिया ये भी था जहां पर उसको अपने घर से अपने फादर के घर तक आने में सिर्फ हाफ माइल का डिस्टेंस कवर करने में 2 स्लिप्स को फेस करना पड़ा था. तो स्लिप्स क्या होते हैं? स्लिपिंग सरफेस या स्लिपरी एरियाज होते हैं जहां से अगर गाड़ी ड्राइव करता तो कुछ एक्सीडेंट का चांस था, इसलिए उसने उसको अवॉइड किया और वॉक करना प्रेफर किया. And I couldn't drive my car and I knew how hot it was. Okay, so the weather was so hot. It was 97 in the shade. अब ये 97 सेल्सियस की बात हो रही है, 97 फारेनहीट की बात हो रही है. तो 97 डिग्री फारेनहीट टेम्परेचर जो था वो शेड में था. शेड मीन्स कि शैडो में जो टेम्परेचर था वो इतना था. अब अगर वहां से रूम से बाहर जाया जाता, किसी शेल्टर से बाहर जाया जाता तो टेम्परेचर ज्यादा फील होता. ऐसे ही होता है ना, जब आप अपने घर में बैठे होते हैं तो आपका टेम्परेचर कम फील हो रहा होता है और इसी तरह जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है. दिस इज व्हाट यू से व्हेन यू एंटर योर होम. के बाहर बहुत गर्मी थी, इसका मतलब कि घर में कंपैरेटिवली बेटर है एनवायरनमेंट. तो ये जो शेड का टेम्परेचर था, ये जो इंडोर टेम्परेचर था, ये था 97 in shades. I knew that from January until April, my father had gone to 8 different doctors. अब अपने फादर की जो सिचुएशन है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर जेस. Okay, he was aware of the fact that his father was not feeling well. यही वजह हो सकती है ना कि कोई 8 डॉक्टर्स के पास जाए 4 मंथ्स में, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल.
इन 4 months में उसके फादर जो है वो 8 डिफरेंट डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुके हैं। क्या मतलब कि वो कुछ क्रिटिकल हेल्थ सिचुएशंस को फेस कर रहे थे। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. अब एक डॉक्टर ने उनको क्या कह दिया था कि आप सिटी ब्लॉक्स में जो नियरेस्ट एरियाज होते हैं, एक एरिया जो है, एक लिविंग सोसाइटी जो है, उसकी नियरेस्ट दूसरी लिविंग सोसाइटी जो है, वहां तक भी आपको ट्रैवल वॉक नहीं करना। और तो उनको लाइक यू कैन से कि उनको बिल्कुल रेस्ट जो था वो रेकमेंड किया गया था डॉक्टर की तरफ से। He told my father to get a taxi to take him home. तो उसके फादर को क्या सजेस्ट किया गया था, वो जो ओल्ड मैन है उसको क्या सजेस्ट किया गया था डॉक्टर से कि आपने बिल्कुल भी वॉक नहीं करना और यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी टू ड्रॉप यू होम। आपने अगर कहीं भी जाना है तो आपने टैक्सी लेकर जाना है और टैक्सी लेकर ही वापस आना है। But my father walked home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. अच्छा, और मैंने क्या किया, वो जिस डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए गए थे ना, जिस डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपने सिटी ब्लॉक्स में भी वॉक करके ट्रैवल नहीं करना और आपने कहीं भी जाना है तो टैक्सी लेकर जाना और वापस आना, वो डॉक्टर था 5 माइल्स अवे उनके घर से। और ओल्ड मैन ने क्या किया, जिसके फादर ने क्या किया, वो उस डॉक्टर से घर तक आने में 5 माइल्स का ट्रैवल जो है, डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया वॉक करके। ठीक है, वो जो 5 माइल्स का डिस्टेंस था डॉक्टर से या डॉक्टर के क्लिनिक से उनके घर तक, वो वॉक करके आए और आके अपनी वाइफ को, टेस्ट की मॉम को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा है। कि डॉक्टर ने कहा है कि आपने वॉक नहीं करना और आपने अगर कहीं भी जाना है तो आपने टैक्सी लेनी है। So 40 years ago, a doctor had told him the same thing. अब इंटरप्रिटेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। अब उसने ये बात अपने माइंड में रिकॉल की है जेस ने, क्योंकि जेस राइटर है ना इस स्टोरी का। तो जेस क्या कह रहे हैं कि 40 इयर्स पहले भी मेरे फादर को एक डॉक्टर ने यही कहा था। तो इसका मतलब कि उन्होंने तभी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं किया होगा, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया होगा, राइट। यही वजह है ना, अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया होता तो न्यू डॉक्टर को ये बात कहने की जरूरत ना पड़ती कि आपने सिटी ब्लॉक्स में भी टैक्सी के थ्रू ट्रेवल करना है और उसके बावजूद भी वो 5 माइल्स का डिस्टेंस अपने घर तक वॉक करके जाते हैं। And he had lived to raise a family of 5 children. Raise means to bring up, right? तो अब जिस क्या कह रहे हैं कि मेरे फादर को 40 इयर्स पहले भी एक डॉक्टर ने यही बात की थी, आपने बिल्कुल भी बिल्कुल भी वॉक नहीं करनी और आपने कहीं भी आना जाना है तो आपने एक टैक्सी लेकर आना जाना है और आपने रेस्ट करना है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक हार्ड यू कैन से एक डिफिकल्ट लाइफ जो थी, एक डिफिकल्ट लाइफस्टाइल को अडेप्ट किए रखा था, फॉलो किया था। और उसके बाद एक 5 चिल्ड्रन की फैमिली जो थी, 5 चिल्ड्रन फैमिली मीन्स के 7 मेंबर्स की जो फैमिली थी उसको रेज किया था। तो 7 मेंबर्स की जो फैमिली थी उसको रेज करने के लिए भी उनको काफी एफर्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि probably he was the sole breadwinner of the family. वो अकेले breadwinner पर्सन थे अपनी फैमिली के, तो इसलिए उनको काफी हार्ड वर्क करना पड़ा था अपनी फैमिली को एक लिविंग प्रोवाइड करने के लिए, उनकी एक्सपेंडिचर्स जो है उनको अच्छे तरीके से मीट अप करने के लिए। So he had done as much hard work in those years as any man. तो उन्होंने उतना ही हार्ड वर्क किया जितना कोई भी इंसान कर सकता था। बेशक उनको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कह दिया था, बेशक डॉक्टर ने कहा था कि आपने ट्रैवल नहीं करना, लेकिन फिर भी he continued working hard. I could not protest to him now. Protest means to object, to go against somebody. जो आप पाकिस्तानी सिनेरियो में भी प्रोटेस्ट देखते हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट देखते हैं आप लोग, तो वो प्रोटेस्ट क्या होते हैं? वो किसी बात के, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट, किसी एक्शन के अगेंस्ट जो लोग स्टैंड लेते हैं,
वही इन्वॉल्व होते हैं नॉन प्रोटेस्ट में। अगर आप डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट देख रहे हैं तो वहां पर वो डॉक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, मे बी उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट में है। इसी तरह से अगर किसी लोगों को सैलरीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो वो भी प्रोटेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो protest means to object for something, to go against something। जब आप किसी बात के, किसी चीज के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे होते हैं, इसका मतलब क्या, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। He had made up his mind. Made up his mind means determined, resolved। उन्होंने डिटर्मिनेशन कर लिया था, उन्होंने अपना माइंड जो है वो इस बात के लिए माइंड को प्रिपेयर कर लिया था कि मैंने ये करना है। तो जब वो एक बात के लिए डिटर्मिन्ड थे तो उन्होंने वो करना होता था। हम उनके डिटर्मिनेशन को अभी डिस्कस करते हैं, किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. Okay, well, crawl means to move on hands and knees। जैसे हम स्मॉल चिल्ड्रन की मूवमेंट देखते हैं ना, द चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्टैंड अप ऑन देयर फीट, जो बहुत छोटे होते हैं, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो सकते, वो क्रॉल करते हैं, राइट। ये अपने हैंड्स और नीज के पे जो मूवमेंट होती है उसको हम क्रॉलिंग कहते हैं। तो जैसे क्या कह रहे हैं कि मेरे फादर जो हैं उनको अगर क्रॉल भी करना पड़े तो वो क्रॉल करेंगे, लेकिन वो उन्होंने जो अपना प्लान बना लिया है, जिस बात के लिए वो डिटरमिन्ड हैं, जिस बात के लिए उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया है, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। फिर he didn't care if it was 97 in shade or 16 below zero। 97 shades means बहुत hot weather, right? Very hot weather, बहुत ज्यादा गर्मी। और 16 below zero means -16 degree temperature, right? तो it means कि बहुत ज्यादा cold weather। तो इसका मतलब कि वो weather conditions जो हैं उनसे रुकने वाले इंसान नहीं है, वो एक fair weather person नहीं है। उन्होंने जो करना है वो फिर उन्होंने करना है, चाहे वेदर जैसा भी हो। I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadows। ये 2-3 वर्ड्स देख लेते हैं। Followed means went after him, right? जब भी हम किसी पर्सन को फॉलो कर रहे होते हैं, उनके पीछे चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है to go after somebody, to। तो अब वो क्या कह रहे हैं, followed him। इसका मतलब वो भी अपने फादर के पीछे चल रहा था। पास्चर क्या होता है? पास्चर इज अ फील्ड जहां पर कोई भी फील्ड्स को ग्रो किया जा रहा हो, कोई भी क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा हो, कोई भी ऐसा लैंड, हम उसको पास्चर बोलते हैं, राइट। तो किसी भी लैंड पर जब फील्ड्स को ग्रो किया जा रहा होता है, हम क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा होता है, हम उस लैंड को पास्चर बोलते हैं, पीस ऑफ लैंड। मेडो क्या होता है? मेडो होता है अ ग्रीन पीस ऑफ लैंड, जहां पर ग्रास होती है, बहुत सारी ग्रीनरी होती है, ठीक है। तो हम उस तरह के लैंड्स को मेडोज बोलते हैं। आपने ग्रीन लैंड्स का नेम तो सुना होगा या ग्रीनिज का नेम सुना होगा। तो हम ग्रीन लैंड्स को या ग्रीनिज को ग्रीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर जो सारे एरियाज हैं वो मेडोज हैं, ठीक है। वहां पर सारे एरियाज में नेचुरली बहुत अच्छा ग्रास ग्रो होता है, इस वजह से हम उसको ग्रीन लैंड बोलते हैं। So that is all about our today's lecture। आपने क्या करना है, आपने एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है। ये जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, ये स्टार्ट हो रहा है I didn't want to go with him से, ठीक है। ये सेंटेंस है I didn't want to go with him, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और एंड हो रहा है ये पैराग्राफ। He had done as much hard work in those years as any man। यहाँ तक आपने इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है। मैं रिपीट कर देती हूँ, I didn't want to go with him। ये फर्स्ट सेंटेंस है जहां से आपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट करना है। ये हमारा तकरीबन थर्ड पैराग्राफ बनता है चैप्टर के स्टार्ट से अगर काउंट करें, और ये एंड हो रहा है he had done as much hard work in those years as any man। तो यहाँ तक आपने ट्रांसलेशन करनी है इस पैराग्राफ की। ट्रांसलेशन की बुक्स से ना देखा करें, अगर ज्यादा जरूरत पड़े, किसी वर्ड का मीनिंग समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो उसके लिए ये तरीका होता है कि आप इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी कंसल्ट कर लें, या फिर गूगल ट्रांसलेटर में जाएं, वहां पर इंग्लिश वाला वो वर्ड लिखे, आपको वो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन दे देगा। उसमें जो बेस्ट वर्ड आपको लग रहा है, बेस्ट सूटेबल वर्ड, उसको सिलेक्ट करें और अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लें। लेकिन
जो की बुक्स होती है वहां से हेल्प ना लें, या अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है फिर आप ये तरीका क्या करें कि आप एक दफा वहां से रीड कर लिया करें ट्रांसलेशन को, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं आपके असाइनमेंट में तो वहां से देखकर कॉपी ना क्या करें बल्कि खुद लिखने की कोशिश क्या करें. Okay, well, listen.